20 साल पहले जो विकास यात्रा शुरू हुई थी वो 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर और फिर मई 2014 से देश के प्रधानमंत्री के रूप में बदस्तूर जारी है। लोगों के जीवन का अंधेरा दूर हो, चारों तरफ खुशहाली हो, घरों में उजियारा हो, जनता के चुने हुए जन सेवक का ये लक्ष्य रहा है। तमाम जन कल्याण की योजनाएं जिसकी शुरुआत गुजरात में सबसे पहले की गई, आज पूरे देश में वो जमीन पर उतरी हैं, जिससे करोड़ों लोगों का जीवन बेहतर हुआ है। गुजरात के पंचमहल गांव के हसमुख भाई के घर में वर्ष 2006 में शुरू की गई ज्योति ग्राम योजना के तहत बिजली मिली थी। इस योजना के तहत गुजरात के दूर दराज के ऐसे घरों में उजियारा हुआ जहां दशकों तक बिजली नहीं पहुंची थी। उस दौरान केवल घरों को रोशन करने का ही काम नहीं हुआ था, साथ ही बिजली वितरण के पूरे तंत्र को बेहतर किया गया था। ये ज्योति ग्राम से हमने वो कनेक्शन लिया है और ये मोदी सरकार ने जो कनेक्शन ज्योति ग्राम का है वो बहुत बढ़िया है और हमसे पूरा बीज पूरा पड़ रहा है। 10 साल पहले ज्योति ग्राम योजना हमको मिल नहीं रहा था। अभी रात को अंधेरे में रहते थे, अभी बहुत शुभ मिलते हैं, लाइट मिलते हैं रात को, पंखे में रहते हैं, हम झाड़ में रात को जाते हैं, बाहर का लाइट चालू करते हैं। गुजरात से शुरू हुआ घरों को रोशन करने का सफर तेजी से आगे बढ़ा जब वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली। तब करोड़ों ऐसे घर और हजारों गांव थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी। देश के प्रधान सेवक ने सबसे पहले देश के सभी गांव मजरों को रोशन करने का काम आगे बढ़ाया। देश के बिजली वितरण के ढांचे को सही करते हुए चुनौतीपूर्ण इलाकों में बसे गांव तक बिजली पहुंचाने का ऐतिहासिक काम हुआ। देश के सभी गांव तक बिजली पहुंचाने के बाद मोदी सरकार ने सभी घरों को रोशन करने का काम शुरू किया। मेरे घर में पहले लाइट नहीं थी और आवाज भी नहीं था, लेकिन मोदी जी के कारण से कुछ हमको आवाज भी मिला है और थोड़ा रोजगार भी मिल रहा है, तो इससे हम बहुत खुश हैं। और बिजली भी हमारे घर में आ चुकी है। हमारे दादी के नाम पे हमें एक घर मिला है और लाइट की भी सुविधा मिली है। और पहले हम लोगों के घर में लाइट नहीं थी, पढ़ने में दिक्कत होती थी, अब मतलब लाइट भी मिल गई है, तो उस वजह से हम पढ़ भी अच्छे से सकते हैं और हमारा ग्रेजुएशन हो रहा है। 25 सितंबर 2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रधानमंत्री सहज हर घर बिजली योजना यानी सौभाग्य योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके बाद लोगों के घरों को रोशन करने का काम पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ाया गया। सौभाग्य योजना के 4 साल पूरा होने से पहले ही देश के सभी इच्छुक घरों में बिजली का कनेक्शन लग चुका है। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना घर घर में उजियारा लाए, घर घर में उजियारा लाए। अंधियारा को सो दूर भगे, जगमग जगमग हर घर है जा, जगमग जगमग हर घर है जा। पीएम मोदी ने सिर्फ इस बात की ही चिंता नहीं की कि लोगों को एक घरों में उजियारा हो, देश में सभी परिवारों के पास छत हो, उस दिशा में भी ऐतिहासिक काम हुआ है। वर्ष 2022 तक सभी को आवास के लक्ष्य को हासिल करने की तरफ हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत तकलीफ था, बारिश होती थी, चूने लगता था, सब मेहमान आते थे, सब भीग जाते थे ऐसे, और कच्चा घर था ना। हमारे साथ छत के नीचे वो टीन धरा हुआ था, कुछ रहने की व्यवस्था नहीं थी और प्रधानमंत्री जी को हम शुक्रिया अदा करते हैं। अहम बात यह भी है कि इनमें से 80% घर महिलाओं के नाम पर आवंटित किए गए हैं। अगर मकान है तो पति के नाम पर, खेत है तो पति के नाम पर, गाड़ी है तो पति के नाम पर, स्कूटर है तो पति के नाम पर, दुकान है तो पति के नाम पर, और अगर पति नहीं रहा तो बेटे के नाम पर, लेकिन उस मां के नाम पर कुछ नहीं होता है। एक स्वस्थ समाज के लिए संतुलन बनाने के लिए कुछ कदम उठाने पड़ते हैं और इसलिए हमने तय किया है कि सरकार जो आवास देगी उसका मालिकाना हक महिला को दिया जाए।
जहां एक तरफ गरीबों को घर दिए गए, वहीं आवास सब्सिडी के जरिए मध्यम वर्ग का अपने घर का सपना भी पूरा किया गया है। मोदी सरकार का विकास सिर्फ बिजली पानी आवास तक ही सीमित नहीं है। पहले गुजरात हो या फिर बाद में पूरा देश, पीएम मोदी ने जनता को रोटी कपड़ा मकान मुहैया कराने की चिंता की है। रोजगार के साधन मिले, इस दिशा में खूब काम हुआ है। जब अटल जी ने नेशनल हाईवे के माध्यम से देश के महानगरों को जोड़ने का विचार रखा था, तो कुछ लोगों को यकीन ही नहीं होता था कि ऐसा संभव है। 6-7 पहले जब मैंने गरीबों के लिए करोड़ों पक्के घर, करोड़ों शौचालय, तेजी से चलने वाली रेल, शहरों में पाइप से गैस, ऑप्टिकल फाइबर जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात की, तब भी आदतन कुछ लोग यही सोचते थे कि इतना सब कुछ कैसे हो पाएगा। लेकिन आज इन अभियानों में भारत की सफलता दुनिया देख रही है। भारत आज पीएम आवास योजना के तहत जितने पक्के घर बना रहा है, वो दुनिया के अनेक देशों की कुल आबादी से भी अधिक है। श्रम बल किसी भी देश के विकास की रीढ़ होती है। बीते वर्षों में श्रमिकों के नए नए हुनर को न केवल पहचान मिली है, बल्कि युवाओं को हुनरमंद बनाने का देशव्यापी अभियान भी चलाया गया है। तो अभी हम लोग का काष्ठ कला उद्योग चल रहा है। मोदी जी ने बहुत सहयोग किया हम लोगों का। इसके विषय में चर्चा हुई, हम लोग को कमेटी बैठा था, उसके बारे में ये अपना औजार भी अपना दिए थे इन लोगों ने मोदी जी के सहयोग से। खींच दो ये आसमान, पंख है बेताब हमको और भरनी है उड़ान। नोक छूनी है सितारों की अभी नजदीक से, हमको बाहों में अभी भरना है ये सारा जहां। कह दो आसमान से है तैयार हम, लगा के पंख हुनर के हैं तैयार हम। कह दो पढ़े लिखे युवाओं के कौशल विकास पर भी विशेष जोर दिया गया है। अटल इंक्यूबेशन सेंटर हो या कौशल विकास केंद्र, युवाओं को हुनरमंद बनाने का जो अभियान चलाया गया, उसका असर अब दिख रहा है। मैं यहाँ लगातार पिछले 1 साल से DIC से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ मैं बहुत सारे डिजाइन प्रोसेस, डिजाइन थिंकिंग, ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड काम करता हूँ, सीखता हूँ। यहाँ के टीचर से बहुत मोटिवेशन मिलता है एंड साथ में काम करने के लिए प्रेरित होता हूँ। और स्टार्टअप से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ों पे, ब्रांडिंग, पैकेजिंग से रिलेटेड काम सीखता हूँ और करते आता हूँ। हम लोग यहाँ पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सभी बच्चों को ये समझाने और बताने का प्रयास करते हैं प्रायोगिक रूप से कि डिज़ाइन इनोवेशन कैसे काम करता है और इनका आम जिंदगी में, उनकी जिंदगी में, उनकी पढ़ाई लिखाई में, उनके रेगुलर कोर्स में क्या महत्व है। तो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ अभी फ्रेम की हुई है, उसका बहुत फ़ायदा हुआ हम स्टूडेंट्स को। और एक स्किल इंडिया प्रोग्राम करके है जो स्टूडेंट्स को सिखाते हैं और फाइनेंशियल हेल्प भी करते हैं स्टार्टअप्स में, तो जिसकी वजह से हमारे देश का फ्यूचर सिक्योर रहता है। पढ़े लिखे युवा सिर्फ नौकरी करने की ही ना सोचे, बल्कि रोजगार देने वाले भी बने, इस दिशा में बीते वर्षों में काम हुआ है। आज देश में स्टार्टअप शुरू करने का बेहतर इकोसिस्टम है, जो कुछ वर्षों पहले बहुत दूर की बात होती थी। जो हमारी ग्रोथ रेट है इस समय स्टार्टअप्स की, वो लगभग 12 से 15% ईयर ऑन ईयर के उस स्तर पर हम ग्रोथ कर रहे हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम में। और अभी जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 की आई है, जिसमें कि ये बताया गया कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 64 बिलियन का रहा है सन 2020 में। और अगर आप इसके पीछे के मुख्य कारणों को देखना चाहें तो मैं सबसे पहले नेशनल इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी के बारे में बात करना चाहूंगा 2019 में जो की आई, उसके साथ ही साथ IPR पॉलिसी, नेशनल IPR पॉलिसी 2016 में जो आई, उसके अलावा स्टार्टअप रिकॉग्निशन पॉलिसी, जिसमें कि रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स को टैक्स एग्जम्पशन फॉर 3 इयर्स, एंजल इन्वेस्टमेंट टैक्स फेवर, उसके अलावा
फ्री ऑफ कॉस्ट पेटेंट फाइलिंग की जो फैसिलिटीज हैं वो बहुत ही मुख्यतः तौर पर आई है। तो जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम जो एक इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट और एक यूथ को एक अल्टरनेटिव दिया गया है कि आप जॉब के अलावा भी स्टार्टअप इकोसिस्टम में एंटर कर सकते हैं, स्टार्टअप इकोसिस्टम का फायदा उठा सकते हैं। जब मैं जॉब करता था, ये स्टार्टअप करने से पहले मैं 15 साल एमएनसीज में काम करता था। हमेशा मैं सोचता रहता था कि मुझे कुछ अपना करना है, और ये जब मैंने देखा 2016 से स्टार्टअप का जो एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट, और काफ़ी नॉर्थ ईस्ट को फोकस भी कर रहे हैं विद ड्यू रिगार्ड्स, मुझे थोड़ा हिम्मत हुआ तो मैंने अपना जॉब छोड़ के फुल टाइम में अपने ये स्टार्टअप पे दिया है। आज 3 साल बाद हम एक कॉन्फिडेंस के साथ बोल पा रहे हैं कि हम एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं, फार्मर्स का इनकम इम्प्रूवमेंट में हम लोग हेल्प कर पा रहे हैं। पीएम मोदी ने देश के हर हिस्से के विकास की चिंता की है, चाहे उत्तर पूर्व हो या पहाड़ी राज्य। हर जगह तेजी से हो रहा विकास दिखाई पड़ता है। पुल, सड़कें, टनल पर तेजी से प्रगति हुई है। यूपी में काशी की जनता ने पीएम मोदी को पहले 2014 फिर 2019 में सांसद चुनकर लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में भेजा। पुरातन शहर के लोगों से भला बेहतर कौन बता सकता है कि आखिर विकास के मायने क्या होते हैं। बनारस में भी वो जो समय था कि लंका से कैंट तक आने में लोगों की कमर टूट जाती थी और कई घंटे लगते थे। आज स्थिति हो गई कि बनारस की सड़कें चुस्त और दुरुस्त हैं। कम से कम ये कह सकते हैं कि आप गंगा तट से चल करके कैंट तक आइए, कोई यात्री आए, चाहे वो मड़ुआडीह स्टेशन पर भी जाए तो सब सुकून से पहुंच सकता है। बनारस की सड़कों के किनारे बिजली के बहुत पुराने खंभे थे, वो शायद हमको लगता है कि आज़ादी के समय के ही लगे थे, प्रारंभ में लगे थे, हटे नहीं थे। कुछ तो इतने जर्जर हो गए थे कि जंग लग करके कि वो गिर रहे थे आए दिन, वो भी दुर्घटनाग्रस्त करते थे लोगों को। लेकिन आज हमारे यहाँ हेरिटेज पोल लगे हुए हैं, जिससे लगता है कि बनारस एक खूबसूरत और अच्छा शहर है, उसकी गरिमा के रूप है। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे पीएम मोदी की अगुवाई में भारत ने पूरे विश्व को बताया है कि चुनौतियों से कैसे निपटा जाता है। आज हम एक बार फिर तेजी से विकास के रास्ते पर वापस लौटे हैं। बुनियादी ढांचे पर 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश देश के विकास को नई ताकत देने वाला है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर 25 लाख करोड़ रुपए का निवेश समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करेगा। एक जज्बा, एक पैशन, हम सब इंस्पायर होते हैं। नए नए इनिशिएटिव्स, सिर्फ इनिशिएटिव ही नहीं, इम्प्लीमेंटेशन में, इनोवेटिव प्रैक्टिसेस में हर एक सेक्टर को हम देखें, वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, इकोलॉजी हो और इकोनॉमी हो, तो बैलेंस है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कैरेक्टर बिल्डिंग हो, ये पूरे देश में पिछले 20 सालों में हर भारतीय के मन में, युवाओं के मन में एक नई आस जगी है। बीते वर्षों में स्कूल कॉलेजों में बेहतर शिक्षा का जो काम शुरू किया गया था, उसे साल 2020 में आमूलचूल बदलाव के साथ आगे बढ़ाने का फैसला किया गया। वर्ष 2020 में शिक्षा को लेकर ऐसा काम शुरू हुआ जिसका असर आने वाले वर्षों में दिखेगा। देश में नई शिक्षा नीति लागू की गई। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए पीएम मोदी ने शिक्षकों की गुणवत्ता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया था। नई शिक्षा नीति में भी शिक्षकों की गुणवत्ता बढ़ाने और उनकी ट्रेनिंग पर खासा जोर दिया गया है। इसके साथ ही शिक्षा में तकनीक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। पीएम मोदी इस बात के लिए हमेशा से हिमायती रहे हैं। 2020 में उनके विचारों पर आधारित एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई
मुझे याद पड़ता है जून 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री जी ने संसद को संबोधित किया था और शिक्षा की एक दृष्टि दी थी। यह कहा था कि वो गरीब जो गांव में है, जो पिछड़ गया, जिसे शिक्षा नहीं पहुंची, जिसके पास एक अच्छा शिक्षक नहीं है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। और फिर उन्होंने जवाब दिया था, क्या हम तकनीक के माध्यम से उन तक नहीं पहुंच सकते हैं? ये हुआ है, स्वयं और स्वयं प्रभा के माध्यम से हम वहां तक पहुंचे हैं। ऐसी शिक्षा नीति जो छात्रों को तमाम अवसर देती है, साथ ही हमारे परंपरागत ज्ञान को बढ़ावा भी। छात्रों को मानविक और विज्ञान के विषयों को एक साथ चुनने का विकल्प हो या अपनी भाषा में उच्च शिक्षा का अवसर, भारत दुनिया की अगुवाई कर एक बार फिर विश्व गुरु बने, उस दिशा में नई शिक्षा नीति ने आधार दिया है। शिक्षा में तकनीकी ज्ञान की बहुलता होनी चाहिए, शिक्षा में सर्वांगीण विकास को महत्व मिलना चाहिए और हमारा नागरिक वैश्विक नागरिक भी बन सके, उसमें जन कल्याण का बोध भी हो, ऐसे बोध का सृजन यह शिक्षा नीति करती है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भी सर्वांगीण विकास के ऊपर बहुत जोर डाला गया है और यह शिक्षा नीति सर्वांगीण विकास के लिए स्कूली शिक्षा के माध्यम से हायर एजुकेशन तक प्रत्येक स्तर पर वह व्यवस्था करती है। पहले हमारे सिस्टम में होता था, काफ़ी थ्योरी पे ज़्यादा फोकस किया होता था एंड फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती थी इन जनरल। तो अभी के पॉलिसी में जो चेंज आया है, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है, स्पेशली हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस या फिर अगर अब देखा जाए तो इवन सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड का जो भी है, जहाँ पे रिसर्च बेस को ज़्यादा इंकरेज किया गया है एंड ये सारी चीज़ें इनोवेशन के लिए ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। एंड ये हमें कैसे हेल्प होगी, हमारे जनरेशन को और आने वाले जनरेशन को भी ये फ्यूचर में काफ़ी हेल्प होगी, बिकॉज इससे जो इनोवेटर्स है, स्पेशली जो स्टार्टअप्स में जाना चाहते हैं, उसको भी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। पहले गुजरात और फिर पूरे देश में हम सभी ने बीते वर्षों में डिजिटल क्रांति को होते देखा है। गुजरात के सुदूर गांव में डिजिटल कनेक्टिविटी हो या फिर देश के दूर दराज इलाकों से आगे बढ़ते हुए आज अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर के द्वीपों तक 4G कनेक्टिविटी पहुंच गई है, जिससे वहां जाने वाले पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों को खासा फायदा हुआ है। पोर्ट ब्लेयर तो बहुत अच्छा, कनेक्टिविटी की तो प्रॉब्लम है ही नहीं। डिजिटल क्रांति के साथ बीते वर्षों में भ्रष्टाचार को खत्म करने के मोर्चे पर ऐतिहासिक काम हुआ है। करोड़ों गरीबों का बैंक में खाते का सपना तो पूरा हुआ ही है, अब उसी खाते में तमाम सरकारी योजनाओं का सीधा पैसा पहुंच रहा है। केंद्र से चलने वाला एक एक पैसा अब सीधे लाभार्थी के खाते में जा रहा है। नई नई तकनीक को किस तरह से अपनाया जाए जिससे लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो, इस दिशा में बीते वर्षों में ऐतिहासिक काम हुए हैं। भारत में पिछले 6-7 वर्षों में शहरी क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन टेक्नोलॉजी से आया है। देश के 70 से ज्यादा शहरों में आज जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर चल रहे हैं, उसका आधार टेक्नोलॉजी ही है। आज देश के शहरों में सीसीटीवी कैमरों का जो नेटवर्क बिछ रहा है, टेक्नोलॉजी ही उसे मजबूत कर रही है। देश के 75 शहरों में जो 30,000 से ज्यादा आधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उनकी वजह से गुनहगारों को 100 बार सोचना पड़ता है। आज भारत तेजी से $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ पूरे रोड मैप के साथ आगे बढ़ रहा है। विभिन्न सेक्टर में प्रोत्साहन लिंक स्कीम को लागू किया गया है। आज भारत मोबाइल सहित तमाम इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के वैश्विक विनिर्माण के हब के तौर पर उभर रहा है। तब के चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व, नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में
वाइब्रेंट गुजरात का जन्म हुआ। ये साल था 2002 और उसमें मुझे याद है कि हम लोग ने ताज होटल में नरेंद्र भाई ने एक मीटिंग बुलाई थी। वहाँ 8 से 10 इंडस्ट्रियलिस्ट को इकट्ठा किया था और ये उनका प्रस्ताव रहा था कि एक गुजरात का जो एक पहचान है वो विश्व भर में जाए। तो उसके लिए मेड इन गुजरात के लिए उन्होंने एक लोगो भी सजेस्ट किया था कि एक लायन का लोगो हो और हर एक अच्छा प्रोडक्ट जो गुजरात से जाए उसके ऊपर मेड इन गुजरात के साथ वो लायन का लोगो भी आवे। धीरे धीरे 1 साल 2 साल के बाद हमने देखा कि इनका जो स्कोप था, जो साइज़ थी और जिस तरह के हाई लीडिंग पॉलिटिशियंस, ग्लोबल लीडर्स, इंडस्ट्री लीडर्स, मल्टीनेशनल कंपनीज, इन्वेस्टर्स, थॉट लीडर्स, ये सब जो इकट्ठे हुए और सबकी पहचान बनाई और गुजरात के बारे में जो हमारा जो ड्रीम था, जो नरेंद्र भाई का पर्सनल मिशन था कि गुजरात को एक विश्व में उसकी पहचान बनाने में हम लोग कामयाब और बहुत बड़ी तरह से सफल रहे हैं। बात सिर्फ आर्थिक विकास की ही नहीं, पीएम मोदी हमेशा से समाज की परंपराओं को समृद्ध करने का प्रयास करते रहे हैं। किस तरह से स्थानीय उत्सवों को बड़े स्तर पर आयोजित कर देश दुनिया का ध्यान खींचा जा सकता है, गुजरात के कच्छ में होने वाला रणोत्सव इसका उदाहरण है। आज पूरी दुनिया में कच्छ का रणोत्सव लोगों के आकर्षण का केंद्र बना है। तो एरिया है काश तो 2005 के पहले किसी को मालूम भी नहीं था। एक डेजर्ट है, हार्श एरिया था, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, पीने के लिए पानी की भी तकलीफ था। तो एरिया में बन्नी एरिया बोलते हैं, बन्नी एरिया में करीबन 47 गांव में वहाँ का लोगों मैक्सिमम माइनॉरिटी का लोग थे, सोशली बैकवर्ड लोग भी वहाँ रहते थे। जो एरिया एक वाइट डेजर्ट जो नमक साल्ट प्लेन कहते हैं, उसको कैसे जो विजन में कन्वर्ट करके ट्रांसफॉर्म किया है, ये सिर्फ आदरणीय प्राइम मिनिस्टर को उनका विजन का एक संपूर्ण ट्रांसफॉर्मेशन है। इसी के साथ गुजरात में नवरात्रि के दौरान होने वाले आयोजन हो या मकर संक्रांति के दौरान काइट फेस्टिवल, इन आयोजनों को जिस तरह से भव्य बनाया गया वो दिखाता है कि अहम परंपराओं और आयोजनों को आगे बढ़ाने को लेकर पीएम मोदी की सोच को सामने रखता है। नरेंद्र भाई जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब उन्होंने एक अलग ही तरीके से गरबा को लोगों के सामने प्रस्तुत किया। कहा वाइब्रेंट नवरात्रि, 9 दिन का ऐसा सेलिब्रेशन। गुजरात वैसे तो उत्सव का शहर, उत्सव का देश, गुजरात हमारा राज्य है। उस उत्सव के राज्य को दिया एक अलग ही तोहफा, यानी वाइब्रेंट नवरात्रि। वाइब्रेंट नवरात्रि लोगों के लिए पहले क्या था कि छोटे छोटे सोसाइटीज, फ्लैट, वहां पर होते थे गरबे, वो छोटे स्केल में होते थे। उन्होंने एक अलग सपना देखा और उन्होंने कहा वाइब्रेंट नवरात्रि करेंगे बड़े स्केल पर, लोग भी देखते रहेंगे कि गरबा क्या है। और एक अलग उनकी दूरंदेशी थी कि ये त्योहार जो है वो विश्व को अलग तरीके से देखने मिलेगी कि ये जो त्योहार की शान क्या है। हम दुनिया में एक ऐसी महाशक्ति के तौर पर उभर रहे हैं जिसकी ताकत उसकी युवा शक्ति है और दूरदर्शी सक्षम नेतृत्व है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र संदेश दे रहा है कि भारत के 130 करोड़ जनता के साथ से कोई भी बुलंदी छुई जा सकती है, किसी भी चुनौती से निपटा जा सकता है। यस, डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। यस, डेमोक्रेसी हैज डिलीवर्ड। बीते 20 वर्षों में पहले गुजरात फिर देश में सुशासन की एक ऐसी कहानी लिखी गई है जिसने भारत को आत्मविश्वास से भर दिया है।
भारत ने अपने खोए हुए गौरव को हासिल तो किया ही है, अब पूरे विश्व के लिए उदाहरण भी बन रहा है कि कैसे देश का सक्षम और दूरदर्शी नेतृत्व सभी को साथ लेकर, सभी की उम्मीदों को पंख देकर सर्वोत्तम तरीके से चुनौतियों का सामना कर रहा है और सुनहरे भविष्य का निर्माण भी।